दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर जी ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 16 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए इस उपन्यास के 17वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। अर्दली जब लौट कर आया तो अदालत अपने कानों में रुई ठूसे और आंखें बंद किए बैठी थी। कुछ देर अर्दली परेशान में टहलता रहा। उसने जेब से सिगरेट निकाल कर पी, पर अदालत को टोकने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर बड़ी खामोशी से उसने याद नाम की एक परछाई को अदालत के सामने वाली कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ देर बाद अदीब ने गहरी सांस लेकर आंखें खोली तो सामने बैठी यादों की परछाई को न पहचानते हुए पूछा, आप? जी मैं। आपने शायद मुझे तलब किया है। आपका अर्दली मुझे लाया है। कहाँ? पाकिस्तान से? जी नहीं। आपने फिर मुझे गलत समझा। यही गलती आपने लाहौर एयरपोर्ट पर भी की थी। तभी आपने मुझे पाकिस्तानी समझा था और मैंने आपको बताया था कि मैं पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी हूँ। इंसान और इंसान की कुदरती पहचान के बीच यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान, सीरिया और लेबनान कहाँ से आ जाते हैं मुझे क्या मालूम। यह तो सुकरात से लेकर आज तक चला आ रहा है, परछाई ने कहा। खैर, सुकरात से मैं बात करूंगा, लेकिन आप यहाँ क्यों हाजिर हुई हैं? मुर्दों के बीच रहते रहते आप क्या जिंदगी को पहचानना भी भूल गए? परछाई ने कहा, आपने मुझे अपने अर्दली से तलब किया है। याद कीजिए, तब आप लाहौर से कराची जा रहे थे। आपको चीन जाना था और वह सीधी उड़ान कराची से मिलती थी। मुझे भी कराची जाना था और उस उड़ान का इंतजार करते करते हम आप बातें करने लगे थे। ओह सलमा! अदीब एकाएक चीख सा पड़ा। अर्दली भी सकते में आ गया। अदीब उसे देखता रहा, फिर बोला, हाँ मुझे अब सब याद आ गया। मैंने ही तुमसे तब पूछा था, कराची में आपके रिश्तेदार होंगे? जी नहीं, रिश्तेदार तो ज़्यादातर पटना में हैं और शायद आपको पता हो कि पटना मेरे मुल्क हिंदुस्तान का एक शहर है। कराची में मेरे ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं और फिर मुझे आगे जाना है क्वेटा। मैं 2-1 दिनों के लिए कराची के किसी होटल में ठहरूंगी। किस होटल में? शायद हॉलीडे इन में। तब तो शायद कल नाश्ते पर मुलाकात हो सके। मैं भी उसी होटल में ठहर रहा हूँ। शायद एयरलाइन वाले वहीं ठहरा रहे हैं। इंशाअल्लाह। तब लाहौर एयरपोर्ट पर कराची वाली फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होने वाला था। मैं एक मज़ा दिखाऊं? सलमा बोली थी। क्या? यही कि मैं साड़ी पहने हुए हूँ और देखिए कि लाहौर एयरपोर्ट के ये लोग हिंदुस्तानी औरतों से किस तरह पेश आते हैं। ये लोग अमूमन औरतों को बहुत परेशान करते हैं, हिंदुस्तानी औरतों को तो खास तौर से। कहते हुए सलमा काउंटर की ओर बढ़ गई। पाकिस्तान एयरलाइंस वाले ने पहले तो उसे घूर कर देखा और टिकट देखने से पहले सवाल किया, कितनी साड़ियाँ, ब्लाउज और ब्रेजियर्स आप लाई हैं? कस्टम वालों की जिम्मेदारी आप क्यों पूरी कर रहे हैं? उन्हें जो जरूरत होगी पूछ लेंगे। सलमा ने कहा था। कितने पेटीकोट और पैंटीज आपके सामान में हैं और कितने दिन रुकेंगी आप पाकिस्तान में? यह सवाल भी कस्टम वाले पूछेंगे या मेरा पासपोर्ट जांच कर मालूमात हासिल कर लेंगे? आप टिकट देखिए और मुझे सीट दीजिए। सलमा जरा तल्खी से बोली। इस बीच वह कनखियों से अदीब को देखती भी रही थी। काउंटर वाले ने उसकी इस हरकत को देख लिया था। पूछने लगा, वे साहब आपके साथ हैं? इससे आपको क्या लेना देना? सलमा बोल पड़ी। जी? उसने सलमा का टिकट ड्रायर में डाला और उठकर पीछे की तरफ चला गया। सलमा को भी ताजुब हुआ कि आखिर यह आदमी चाहता क्या है और सोचने लगी कि खामख्वाह उसने मजाक मजाक में अपने लिए शायद मुश्किल पैदा कर ली है। तभी वो काउंटर वाला एक पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर लौटा, जो शायद सलमा के सवाल जवाब करने के लिए खास तौर से लाया गया था। सलमा सहम सी गई थी। तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे करीब करीब पहचानते हुए कहा, माफ़ कीजिए, आप हैं? जी शायद आप मुझे ठीक से पहचान रहे हैं। सलमा की जान में जान आई। मैं सीएपी के जनाब आफ्ताब अहमद की नातिन हूँ और हिंदुस्तान में रहती हूँ। वो मेरे नाना हैं, सलमा ने कहा। तब पुलिस वाला कुछ नाराज सा होकर काउंटर वाले से बोला, पहले मुसाफिर को ठीक से देख लिया करो, समझे? इतना कहकर वह चला गया। हालांकि काउंटर वाला आश्वस्त नहीं हुआ था, पर उसने शायद यही सोचा कि जब पुलिस ही अपना काम नहीं करना चाहती तो मैं उसका काम क्यों करूं, और उसने बोर्डिंग कार्ड सलमा के आगे बढ़ा दिया। उसके बाद सलमा उसे जहाज में मिली और उसके क्वेटा जाने तथा उसके बीजिंग उड़ जाने से पहले की उनकी मुलाकात कराची के हॉलीडे इन के रेस्तरां में सुबह नाश्ते पर हुई। नाश्ते के वक्त कुछ अनहोनी घटनाएं हुई। जब वह रेस्तरां में पहुंचा तो सलमा वहां कुछ पहले से मौजूद थी। उसने सलमा को देखा तो एकाएक देखता ही रह गया।
शायद किसी ऐसी ही हुबहू ऐसी ही औरत को देखने की उसकी तमन्ना न जाने कितने बरसों से अधूरी पड़ी थी और आज जाके पूरी हुई थी। मन में छुपी हुई कोई बात जब एकाएक पूरी होती है तो आदमी का मन बहुत सकुचाने लगता है। सपना इस तरह सामने आ जाए तो यही होता है। और फिर रात जो सपना उसने देखा था वह भी उसकी याद में उलझा हुआ था। उस सपने में उसने सलमा को पंजाबी लिबास में देखा था और सलमा हुबहू उसी लिबास में सामने थी। वह जैसे कुछ बोल ही नहीं पाया था, पर सलमा ने सारी स्थिति को बहुत सहज बना दिया था। आइए तशरीफ लाइए, मुझे उम्मीद थी कि आपके चीन जाने से पहले हमारी एक और मुलाकात जरूर होगी। वह सकुचा गया था। यही सब तो वह भी चाह रहा था। तब तक बेयरा आ गया और उसने नाश्ते का ऑर्डर दिया। मेरे लिए तो कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड स्लाइस पर फ्राइड एग और चिली सॉस। भाई माफ़ करना, मुझे चिली सॉस बहुत पसंद है। उसने सलमा की ओर देखकर पूछा, और आप? तो सलमा ने बताया कि वह अपना ऑर्डर पहले ही दे चुकी हैं। दोनों का नाश्ता एक ही था, वहीं कॉर्नफ्लेक्स, वहीं फ्राइड एग स्लाइसों पर। नहीं तो टोस्ट मक्खन आता है और वह चिली सॉस जो नाश्ते पर होता ही नहीं। लगता है यहाँ एक ही नाश्ता मिलता है। आपका नाश्ता भी वही आया है जो मेरा है, उसने कहा था। जी नहीं, यह इत्तेफाक की बात है कि मैंने भी बिल्कुल वही ऑर्डर दिया जो आपने दिया था। सलमा बोली, चिली सॉस भी? यह तो मैंने खास तौर से बोला था। जी हाँ, मैंने भी बोला था। मुझे भी न जाने क्यों फ्राइड एग्स के साथ चिली सॉस का हल्का सा टच बहुत पसंद है, सलमा ने कहा, और शायद आपको भी। और उनके बीच तब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कहीं कुछ एक होने का सन्नाटा या इस इस्तीफाक का सन्नाटा। काफी देर खामोशी रही, फिर सलमा ही बोली थी, अजीब है कि आज रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। वैसे मैं अक्सर सपने नहीं देखती, शायद याद नहीं रह जाते होंगे, पर यह सपना याद भी रह गया। क्या सपना देखा आपने? पूछते हुए कुछ सहमा सा था कि कहीं इस नाश्ते की पसंद की तरह कहीं सपना भी एक सा न हो। कहीं क्योंकि उसने सपने में देखा था कि लाहौर से कराची आने वाला उसका जहाज किसी हादसे की वजह से एक रेगिस्तान में उतर पड़ा था और रेत की लहरों से टकराता हुआ एक जगह आकर ऐसे रुक गया था जैसे जहाज ने लैंड किया हो और सारे पैसेंजर सेफ थे। जी देखा था यह कि सलमा ने बताया कि लाहौर से कराची आने वाला हमारा जहाज किसी हादसे की वजह से एक रेगिस्तान में उतर पड़ा है। उसकी सांस रुकने सी लगी थी कि सलमा यह कौन सा सपना सुना रही है, पर वह आगे बता रही थी, जी जी, और हुआ यह कि जहाज रेत की लहरों से टकराता हुआ एक जगह जाकर ऐसे रुक गया जैसे उसने लैंड किया हो, और ताजुब की बात यह कि सारे पैसेंजर सेफ थे। अजीब सपना था। सलमा इतना बता के काफी पीने लगी। उसकी सांस तो अब लगभग रुक ही गई थी। उसने भी काफी का एक घूंट लिया, फिर बड़ी मुश्किल से बोला था, सलमा जी, अब मैं कैसे बताऊं कि यही बिल्कुल यही हुबहू यही सपना मैंने भी। आगे वह कुछ कह नहीं पाया था। दोनों अपनी अपनी कॉफी पीते बैठे रहे थे और सोचते रहे थे कि यह क्या कभी सचमुच मुमकिन हो सकता है कि दो अलग अलग लोग बिल्कुल एक सा सपना एक ही रात में देखें। यह तो अनहोनी बात थी, एक ऐसी बात जो कभी नहीं होती, जो शायद कभी हो ही नहीं सकती। कुछ देर सलमा ने उसे देखा था, जैसे कि कहीं एक सा सपना देखने की बात वह किसी खास मसलहत से तो नहीं कह रहा है, पर वह सोचने लगी थी कि जो दो लोग घंटे दो घंटे बाद अलग अलग रास्तों पर जाने वाले हों, जो दो लोग पहली बार यूं ही अकस्मात मिल गए हों, और जो दो लोग अगली जिंदगी में शायद कभी न मिलने वाले हों, वे एक दूसरे से झूठ बोलकर क्या पाएंगे और क्या खोएंगे। उनके बीच सिवा सच बोलने के अलावा था भी क्या? झूठ की वहां कोई जगह थी न जरूरत। काफी देर तक वह दोनों खामोशी बैठे रहे। वे एक से सपने लेकर कुछ ऐसे अटक गए थे कि मामूली बातों का सिलसिला ही खत्म हो गया था। फिर भी महज कुछ बात करने की खातिर उसने सलमा से पूछा था, क्या आप शुरू से हिंदुस्तानी हैं? मतलब यही कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुई थी? हाँ, यही सच है, पर सच यह भी है कि मैंने कोख में जन्म लिया पाकिस्तान में, पर मैं पैदा हुई हिंदुस्तान में सन 47 में। असल में हम बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ की एक छोटी सी रियासत के। मेरी नानी वही हैं और जिंदा हैं, पर मेरे नाना काफ़ी पहले यहाँ सिंध चले आए थे। तब हिंदुस्तान एक था। मेरे वालिद और माँ भी उन्हीं के साथ यहाँ आ गए थे।
पाकिस्तान बनते ही। वैसे मेरे नाना एक तरह से कहें तो मुहाजिर बन गए और अब भी उन्हें बिहार याद आता है। तो कहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हो गया, लेकिन वतन तो हिंदुस्तान ही है। हमारी यादें तक हिंदुस्तानी हैं। नानी यही है क्वेटा में, मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। वे बिहार को याद करते हैं, हम सब उन्हें याद करते हैं। लेकिन यह तो पहेली है कि आपने अपनी माँ की कोख में जन्म लिया पाकिस्तान में और आप पैदा हुई हिंदुस्तान में। पहेली कैसी? जब पार्टीशन हुआ तब मैं अपनी अम्मी की कोख में थी। उस वक्त बिहार में भयानक दंगे चल रहे थे, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। पर अब्बा और अम्मा नहीं रुके। नाना ने बहुत रोका, पर वे यही बोले कि नानी बिहार में अकेली हैं, और फिर यह भी कि कुछ भी हो, हम अपना घर और वतन नहीं छोड़ सकते। अदीब ने उन्हें आश्चर्य से देखा, फिर धीरे से अटक अटक कर कहा, यह तो अजीब बात है कि जब लाखों मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे, तब आपके अम्मा और अम्मी ने मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तान जाने का फैसला लिया। दो मुसलमान, नहीं नहीं, तीसरी मैं। अम्मी की कोख में मैं भी तो थी। अदीब, तुम मुसलमान की इस रूहानी तकलीफ को नहीं समझ सकते। अगर तुम हिंदुस्तान के कदीमी बासिंदे हो तो हम भी यहीं के कदीमी औलादे हैं। हम मुसलमान हो गए तो क्या हुआ, मजहब बदलने से मिट्टी तो नहीं बदल जाती। अदीब ने सलमा को गहरी नज़रों से देखा। क्यों? आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने अपने खानदान में बहुत सी मौतें देखी हैं। जब मौत आती है तब किसी को काबा या करबला याद नहीं आता, अपना घर याद आता है। मैं तो यह कह रही हूँ, यकीन न हो तो पूछिए जाके किसी भी मुल्क के मुसलमान से, यहाँ तक कि रियाद और तेहरान में रहने वाले मुसलमान से। खुदा का घर सबके लिए है, लेकिन अपनी मौत के वक्त सिर्फ अपने घर गांव का घर अपना होता है। यही आखिरी सच है। स्पेन, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया या कहीं का भी मुसलमान अपने वतन की धरती पर मरना चाहता है, मक्का या मदीने में नहीं। लेकिन क्या? तुम आर्यों ने खुद अपने मजहब को सिलबंद करके तोड़ा है। यह तुम कैसे कह सकती हो सलमा? तुम्हारे ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर तुमने अपना वर्णाश्रम धर्म बना लिया था। हर बच्चा माँ के पेट से पैदा होता था, पर तुम्हारे ब्राह्मणों और उनके धर्म ग्रंथों ने माँ की कोख का अपमान करते हुए मनुष्य को ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से पैदा करने का सिद्धांत पैदा किया। आज के शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे ब्राह्मणों ने अपना पाकिस्तान बना लिया। अदीब सकते में आ गया, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। और तब सलमा बोली तो अदीब ने उसे गौर से देखा। और तब तुम्हारे उपनिषदों ने इंसानी मूल्यों और संपदा को बचाने का प्रयास किया। अदीब ने अकुलाते हुए फिर उसे परेशानी से देखा। तुम्हारे उपनिषद और कुछ नहीं, वे ब्राह्मणवादी अत्याचारों, वर्णवादी अनाचारों और ईश्वरवादी आस्था को स्थापित करने वाले पश्चाताप के ग्रंथ हैं। उन्होंने तुम कुलीन नारियों को जरूर संभाला, पर वे विश्व के बदले हुए मानसिक मानचित्र को नहीं संभाल सके। दुनिया की सच्चाई बदल गई थी, पर तुम आर्य इन बदली हुई सच्चाइयों को आत्मसात नहीं कर पाए। यही तुम्हारे पराभव का कारण है। धर्म के आधार पर संस्कृतियां बनती हैं, पर कालांतर में वे धर्म से मुक्त होकर मानव संस्कृतियों में तब्दील हो जाती हैं। पर तुम और तुम्हारे लोग बार बार संस्कृति को धर्म की ओर खींचते रहे। इसका मतलब यह तो नहीं कि बाद में इकबाल और सर सैयद अहमद खान ने जो रंग अख्तियार किया वह ठीक था। कौन कहता है कि वह ठीक था? लेकिन यह बदलाव तब आया जब लोकमान्य तिलक ने आज़ादी के आंदोलन को गणपति उत्सव से जोड़कर इसे आज़ादी का हिंदू आंदोलन बना दिया था। लेकिन गांधी जी ने आकर इस गलती को सुधारा भी तो था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, दिल तकसीम हो चुके थे। वे दोनों खामोश से एक दूसरे को देखने लगे। तब सलमान ने फिर खामोशी को तोड़ा था। उसके बाद के इतिहास को देखो अदीब, हुआ क्या? यह ठीक है कि गांधी जी ने सब संभाला, पर तब तक अंग्रेज इस सच्चाई का फायदा उठा चुका था। और देखो ना बाद में क्या हुआ। लोकमान्य तिलक ने अंततः सारे हिंदुवादियों को जन्म दिया। सावरकर जैसे क्रांतिकारी हिंदुवादी हो गए। उनकी नस्ल ने नाथूराम गोडसे पैदा किया। आखिर उसी ने गांधी जी की हत्या की। तो गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद के रहते हुए भी मुसलमानों के लिए उम्मीद बची ही कहाँ थी। दिलों में शक बैठ गया था कि सत्ता मिलते ही धीरे धीरे नेहरू का सेकुलरिज्म मूर्छित होता जाएगा और मूर्छित हिंदुत्व होश में आता जाएगा। तो क्या इसीलिए संदेहग्रस्त मुस्लिम दिमाग ने बाबर, तैमूर और चंगेज खां जैसों से अपना रिश्ता जोड़ा था? तो संदेहग्रस्त मुस्लिम दिमाग और क्या करता? अंग्रेजों के हाथों में तो दुधारी तलवार आ ही गई थी, वे भला क्यों चुकते? और यह मत भूलिए अदीब
कि मध्यकाल के सारे आक्रांता साम्राज्यवादी थे। वे धर्म के प्रचारक और प्रवर्तक नहीं थे। मंगोल चंगेज खां तो मुसलमान भी नहीं था, तब इस्लाम भी नहीं था। वह तो बौद्धों से पहले के सयानी धर्म का मूर्ति पूजक था। आपको हिस्ट्री की बहुत जानकारी है, उसने नाश्ता खत्म करते हुए कहा। आखिर मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जहाँ से आप अदीब बन के निकले हैं। और एक खास बात कहूँ? कहिए। जिन्ना साहब ने इतिहास नहीं बनाया था, इतिहास ने जिन्ना साहब को बनाया था। अपने इतिहास से सबक लीजिए, उसकी देख को मजहब के चूल्हे पर मत चढ़ाइए, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो तकसीम के साथ हिंदुस्तान का हुआ और आज पाकिस्तान का हो रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि सलमा इतना खुलकर कैसे बोल पा रही थी, और वह भी कराची पाकिस्तान में बैठकर। गनीमत यही थी कि उसी वक्त उसकी नाश्ते की मेज के आसपास उसके अलावा और कोई सुनने वाला नहीं था। तभी तभी कहर सा बरपा हुआ। दस्तकों की आवाज़ से उसका वजूद थरथराने लगा। सलमा भी सामने नहीं थी। अदीब एकाएक चीखा, अर्दली, मैं कहाँ हूँ? हुजूर, आप अपनी अदालत में हैं। अदालत में? क्या कह रहे हो तुम? मैं तो कराची के हॉलिडे इन होटल के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और सलमा से बातें कर रहा था। हुजूर, आपकी यादों की परछाई का नाम क्या है यह तो मुझे नहीं मालूम, पर आपके हुक्म की तामील करते हुए उस परछाई को मैंने ही आपके सामने पेश किया था। अर्दली बेहद अदब से बोला। तब तक दस्तकें और चिखना चिल्लाना फिर तेज हो गया था। अदालत ने हुक्म दिया, फरियादी को पेश किया जाए। अपनी छाती पीटती शाहीन सामने हाजिर हुई। तुम कौन हो? शाहीन, कहाँ से आई हो? बम्बई, हिंदुस्तान के कब्रिस्तान से। क्या हुआ है तुम्हें? बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद पूरा हिंदुस्तान जल उठा। बम्बई में तो हैवानियत का जलजला आ गया। मैं कब्र में पड़ी सो रही थी, मुझे भी नहीं बख्शा गया। मुझे मेरी कब्र से बेदखल कर दिया गया। कयामत के दिन मेरा फैसला होना है, पर अब मेरे पास उस दिन का इंतजार करने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपके पास हाजिर हुई हूँ। लेकिन यह अदालत है, कब्रिस्तान नहीं। हिंदुस्तान में सारी अदालतें कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी हैं। उनमें अब सिर छुपाने की जगह भी बाकी नहीं है, इसलिए मैं पनाह लेने यहाँ आई हूँ। पर तुम तो इतनी कमसीन हो, क्या हक था मौत को कि वह तुम्हें खींच कर कब्र तक ले गई? अदालत ने भौं टेढ़ी करके जानना चाहा। मौत ने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, मैंने खुद मौत को बेहतर समझा था। शाहीन ने कहा। लेकिन क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान बन चुका था, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी। तो तुम्हें हिंदू दरिंदों ने दंगों के दौरान मार डाला? नहीं, मेरी मौत की कहानी बिल्कुल अलग है आला हुजूर। जब मुल्क तकसीम हुआ, अभी अदालत ने यह जुमला सुना ही था कि बरसों बरस लौट कर आने लगे, और लहूलुहान सन 47 सामने आकर खड़ा हो गया, और उसी के साथ ऊपर आसमान से गिद्धों के झुंड उतरने लगे, जिससे अंधियारा छा गया। पंजाब से लेकर आसाम तक की नदियों का पानी खून से लाल हो गया, और करोड़ों लाशें जश्न मनाते हुए पैसाची नृत्य करने लगे। अधमरे और घायल लोग वहशत, दहशत और हैवानियत के शिकार होकर चीखने लगे। लाशों और घायलों के सीनों पर चढ़कर उधर जिन्ना आज़ाद पाकिस्तान का और इधर नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा फहराने लगे। तभी कुछ आवाज़ें आने लगी। कौन क्या कह रहा था इसका कुछ पता नहीं चल रहा था, पर उन आवाज़ों में पस्ती और खौफ बोल रहा था। ये आवाज़ें बिजलियों की तरह कड़क रही थी और अदीब के दिमाग पर कोड़ों की तरह बरस रही थी। हिंदुस्तान की कौमी तकदीर एक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, और आज़ादी का लाल किला मोहब्बत की बुनियाद पर खड़ा होगा, नफरत की बुनियाद पर नहीं। पाकिस्तान एक नफरत का नाम है। नफरत के उसूलों पर पाकिस्तान बना है। जिन्ना ने इतिहास नहीं बनाया, साम्राज्यवादी ताकतों के इतिहास ने जिन्ना को बनाया है। मुझे यह मंजूर नहीं। मैं अब भी कहता हूँ, मजहब से कौम नहीं बनती, एक खून और एक तवारीख से कौम बनती है। अगर मजहब से कौम की शिनाख्त पैदा करोगे तो यह सारी दुनिया टुकड़ों में बढ़ जाएगी। अरे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सुना तुमने? तुम खुद पश्तूनों, पंजाबियों, बलूचियों, सिंधियों, बंगालियों और मुहाजिरों को नहीं संभाल पाओगे। ये आपस में लड़ मरेंगे, मजहब काम नहीं आएगा। तब तहजीब, तवारीख और इन नसों में बहता खून ही काम आएगा, जो कौम की असलियत को तय करेगा। आवाज़ें लगातार ऊंची और कर्कश होती जा रही थी। अदीब कुछ समझ ही नहीं पाया तो उसने अर्दली को आवाज़ दी, इन आवाज़ों का पता करो, यह मेरे काम में खलल डाल रही हैं।
अर्दली भागा भागा गया और फौरन ही मालूम करके वापस आया। हुजूर, ये आवाज़ें 3-4 पागलों की हैं। कौन है ये पागल? हुजूर, कैसे बताऊं? मुझे ऐसे पागलों से दुनिया को बचाना है। हुजूर, ये दुनिया को पागलपन से बचाते हुए खुद पागल हो गए हैं। अजीब लोग हैं। जी हाँ हुजूर, अब ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं मिलते। अगर मिलते होते तो सोवियत यूनियन नहीं टूटता, यूगोस्लाविया में बोस्निया के मुसलमानों का कत्लेआम न होता, सोमालिया में लोग और बच्चे बरसों बरस अकाल से न मरते, और 400 फिलिस्तीनी इसराइल की सरहद पर भूख, ठंड और मौत का इंतजार न कर रहे होते। उन्हें इसराइली इस तरह मौत के मुंह में न खदेड़ देते। अर्दली कुछ अजीब से तैस में बोला। अदीब हंसा। तो तुम इन अदालत की अर्दलीगिरी करते करते बहुत समझदार से हो गए। लेकिन ये पागल लोग आखिर हैं कौन? हुजूर आला, ये 4 पागल हैं। इनके नाम जो मैं पता करके लाया हूँ वो है। कहते हुए अर्दली ने अपनी याद की पट्टी पर दस्तक दी। जी हाँ, इनमें सबसे बड़ा पागल है महात्मा गांधी, दूसरा पागल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खां और चौथा है एक अदीब। इन्हें खामोश करो। हुजूर, ये बड़े खामोश लोग हैं, पर जब भी इतिहास उधेड़ा जाता है तो इन पागलों की आत्माएं चीखने लगती हैं और ये अपनी कब्रों और समाधियों से निकलकर इसी तरह की बातें करने लगते हैं। तो फिलहाल इन्हें रोक दिया हुजूर। इन्हें मैंने अपनी मज़ारों और समाधियों के पागल खाने में कैद कर दिया है। अब यह सब आपको परेशान करने नहीं आएंगे। तब तक शायद ऊब कर वह परछाइयों वाली याद उसके सामने फिर आ बैठी थी। उसके बदन में झील की तरह पड़ते खमों और सलवटों को महसूस करते हुए तब अदीब बेसाख्ता बोल पड़ा था। सलमा, तुम बहुत खूबसूरत हो। सलमा इस जुमले पर चौंकी नहीं, वह सिर्फ इतनी बोली, तकसीम न होता तो पूरी कायनात बहुत खूबसूरत होती। सलमा ने कहा और घड़ी देखी। अब उठना चाहिए। आपकी फ़्लाइट कितने बजे है? 11 बजे। ठीक है, देखिए फिर कभी मुलाकात होती है या नहीं। मैं तो समझी थी आप कोई खूबसूरत सा जुमला बोलकर अलविदा कहेंगे। यानी कैसा जुमला? मैं समझा नहीं। कुछ ऐसा है कि जैसे यह शेर है, कहर हो या कि भला हो, काश तुम मेरे लिए होते, कहकर सलमा हंस पड़ी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भारत पहुँचो तो, कहते कहते उसने पेपर नैपकिन पर अपना पता लिखकर उसे थमाते हुए कहा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी। और शुक्रिया कह के वह चली गई। उसके जाते ही सदियों के सन्नाटे ने उसे घेर लिया। उसे एकाएक एहसास हुआ वह सचमुच अब दूसरे देश में है। नहीं तो कल लाहौर से लेकर आज कराची की सुबह तक वह भूल ही गया था कि वह कहीं और है। सलमा तो क्वेटा के लिए चली गई, पर वह अपनी बहुत गहरी महक उसके पास छोड़ गई थी। एक और कॉफ़ी का आर्डर देकर वह उसी महक के साथ कुछ देर और बैठना चाहता था। कॉफ़ी आ गई और वह हैरत भरे अंदाज में सोच रहा था कि कैसे होंगे सलमा के नाना, जो पाकिस्तानी भी हैं और अपनी यादों को लेकर मुहाजिर भी। कैसे होंगे सलमा के अब्बा अम्मी, जब हिंदू सिख खून के समुंदर पार करते हुए भारत की ओर भाग रहे थे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान की ओर। तब एक मुसलमान जोड़ा पाकिस्तान छोड़कर अपनी अगली सदियों की खैरियत के लिए किसी देश की ओर नहीं, अपनी मिट्टी की ओर भाग रहा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कितने पाकिस्तान के भाग 17 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो मिलते हैं, जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।